नमस्कार। जन सुलभ पुस्तकालय के इस पेज से मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ और यह उम्मीद करके चल रहा हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी, और अगर नहीं पहुँचती तो आप लोग बताइएगा, लेकिन उम्मीद है कि पहुँच रही होगी। तो जन सुलभ पुस्तकालय का सबसे पहले बहुत बहुत आभार अर्पण जी का कि उन्होंने ये संयोग बनाया, ये अवसर दिया कि कुंवर जी को लेकर के मैं अपनी कुछ बातें आप लोगों के सामने साझा कर सकूं, उन्हें रख सकूं। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव नहीं रह पाया। पहले मैं बहुत सक्रिय रहता था कुछ निजी कारणों के चलते, लेकिन ये अर्पण जी का स्नेह है और उसी स्नेह की ऊर्जा है कि मैं आज यहाँ आप लोगों के सामने कुछ बातें रख रहा हूँ। मुझे जो कहा गया है बातों को रखने के लिए प्रिय साहित्यकार कुंवर नारायण को लेकर के, धन्यवाद। आवाज़ पहुंच रही है, प्रभा जी ने बताया है, और जनसुलभ पुस्तकालय का भी कमेंट है कि सब ठीक है। तो धन्यवाद आप सबका बताने के लिए। तो जो मुझे आज कहना है वो ये है कि कुछ संस्मरण, जो अपने निजी संबंध जो और उसको लेके जो कुछ यादें हैं, वे आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ साझा करूंगा। और कुछ कहानियों को लेकर के कुछ बातें कहनी है, खास करके जो दूसरा कहानी संग्रह है बेचैन पत्तों का कोरस, जिसे संपादित करने का सौभाग्य मुझे मिला, उसको लेकर के कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। कुंवर नारायण जी से अगर संपर्क की बात करूं तो उनसे मिलने के काफ़ी समय पहले से उनसे संपर्क, उनके साहित्य से संपर्क रहा है। और जब ग्रेजुएशन का समय था तब एक तरफ संस्कृत में मेरा विषय रहा है संस्कृत और हिंदी, तो एक तरफ तो मैंने कठोपनिषद पढ़ी और दूसरी तरफ हिंदी में मैंने आत्मजयी पढ़ी। तो आत्मजयी के माध्यम से कठोपनिषद को समझना, दरअसल एक पहले के टेक्स्ट को नए समय में समझना था और प्रासंगिक रूप में समझना था। तो तब से एक सिलसिला कुंवर जी के साहित्य से जुड़ा रहा। और जब दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैं आया, और वह 2006 या 7 का समय होगा, तब मैंने कुंवर नारायण जी के साहित्य को अपने एमफिल का विषय बनाया, कुंवर नारायण के काव्य में परंपरा और प्रयोग का द्वंद्व, इस विषय से। और उसी समय मुलाकात का मौका भी बना। संयोग ऐसा था कि पहली मुलाकात मेरी जब हुई कुंवर जी से, और तब वो ग्रेटर कैलाश में रहते थे, वहाँ पर पंकज चतुर्वेदी जो कि कवि हैं, आलोचक हैं हिंदी के, वो संयोग से जेएनयू आए हुए थे और उनके साथ मैं गया था और ग्रेटर कैलाश में मुलाकात हुई थी उनसे। बड़े अच्छा अनुभव उस मुलाकात का भी रहा। साथ ही भोजन किया गया था वहीं पर और काफ़ी बातें हुई थी। वो 2006-7 का समय था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे मुलाकातें होती रहीं, लेकिन 2011 और 12 के बाद अधिक मुलाकातें हुईं। और दिल्ली छोड़ने 2019 में मैंने छोड़ी, और उसके पहले जब तक कुंवर जी थे तो लगातार आना जाना रहा। और उस क्रम में 3 पुस्तकों का, कुंवर जी की जो 3 पुस्तकें आईं, उसमें किसी न किसी रूप में एक नज़दीकी जुड़ाव रहा। अमित क्रांतिवीर जी, जुड़ने के लिए धन्यवाद। अपूर्व भैया प्रणाम, आप जुड़े, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो 3 किताबें रहीं। कुमार जीव जो कि प्रबंध काव्य है और उनका तीसरा प्रबंध काव्य है। इसके अतिरिक्त ना सीमाएं न दूरियां, और ये बेचैन पत्तों का कोरस। 3 पुस्तकों के बनने की प्रक्रिया में भी उनकी पांडुलिपियों को देखने ताकने के दौरान और उस दरमियान ज़्यादा आना जाना रहा कुंवर जी से। और ये
मेरा सौभाग्य रहा। दिल्ली रहते हुए इसे मैं अपनी सार्थकता कहूँगा और अपना सौभाग्य कहूँगा, खुशनसीबी कहूँगा कि इतने बड़े व्यक्तित्व के नज़दीक, जो कि बड़े रचनाकार भी हैं, कुंवर जी का जो रचनाशीलता है वो तो निर्विवाद रूप से सबको प्रभावित ही करती है, उसी तरह उनका व्यक्तित्व भी निर्विवाद रूप से प्रभावित करता है। इस बात को जो उनके नज़दीक रहे हैं वे और ज़्यादा समझ सकेंगे कि कुंवर जी का व्यक्तित्व किस तरीके से आपको अपनी तरफ खींचता है और वो सांत्वना देता है, आश्वस्ति देता है, बहुत सहारा बनता है। और दिल्ली रहते हुए मुझे एक जैसे एक आत्मीय बुजुर्ग की छाँव हो, इस तरीके से उनका लगातार सहारा रहा जब तक मैं दिल्ली में था। ढेरों संस्मरणात्मक बातें हैं, उनका जिक्र किया जाए तो काफ़ी समय हो सकता है। कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने जो कि जल्दी जल्दी याद आती हैं उन्हें मैं रख दे रहा हूँ। और जैसे कि जब पहुँचता था तब कुंवर जी कहते थे कि अखबार में बताओ कि क्या है, तो हेडलाइंस क्या है, तो हेडलाइंस उन्हें सुनाता था। तब वो कान में सुनने की मशीन लगाते थे और आँखों से भी देखना काफ़ी कम हो गया था और बाद के दिनों में ये समस्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई। तो जब कहते थे कि अब जो भी लोग वहाँ रहते थे कहते थे कि अब उनकी आंखें मेरी आंखें हैं, इस तरीके से। और वे पढ़कर जब सुनाया जाता था उनको, तो मुझे याद है कि जब अखबार की खबरें कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं होती थी, उसमें कोई ऐसी नई खबर नहीं होती थी, कोई ऐसी खबर नहीं होती थी जिसे सुन के हम ये जान सकें कि हम बेहतरी का इंतज़ार कर रहे हों और ये खबर मिल गई और ये बड़ा सुकून पहुंचा। तो इस तरीके की खबरों का नितांत अभाव, क्योंकि समय ही ऐसा है कि अच्छी खबरों का समय नहीं रहता, समय में अच्छी खबरें नहीं सुनने को मिलती। तो वो कभी कभी परेशान होकर कहते थे कि लगाने को इतनी महंगी मशीन और सुनने को वही सब खराब खबरें। और तब समझ में आता है उनकी कविता जो उन्होंने लिखी है, और उस कविता की कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे याद आ रही हैं, हूबहू अगर नहीं हो तो भी उनका आशय कुछ यही है कि आँखों में लगाकर चश्मा अब मैं बेहतर देख पा रहा हूँ, कानों में लगाकर सुनने की मशीन अब मैं बेहतर सुन पा रहा हूँ, लेकिन अब मैं एक बेहतर दुनिया को देखना और सुनना चाह रहा हूँ। तो उस कविता का एक कनेक्शन जो होता था, जो मैं देखता था जब भी पहुँचता था, अखबार पढ़ता था, तो वो कविता अनुगूंजती थी कि ये है बात। इसी तरीके से ये सब लोग जानते हैं और काफ़ी इस बात की चर्चा भी, जो लोग नज़दीक रहे हैं इस बात को बेहतर जानते रहे हैं कि कुंवर जी अपने साहित्य के प्रकाशन को लेकर के कभी भी उनके अंदर ऐसा उत्साह नहीं रहा कि छप जाए। आज के समय में तो ये व्याधि बन गई है छपाई की, तो उसमें आपको लगेगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो आप अपने छपने को लेकर के एकदम लापरवाह किस्म से, मतलब ऐसे रहे कि उसकी बहुत उन्होंने परवाह नहीं की कि छप जाए, उसकी कोई ऐषणा नहीं थी कि छपे ही छपे। इसी तरीके से वो अपने छपे को बहुत सुनूं मैं या इसकी बहुत चर्चा हो, इससे भी वो अपने आप को बचाते थे। जैसे एक बार उन्होंने एक सम्मान को लेने से इनकार कर दिया सिर्फ इसलिए कि इस साल मुझे ऐसे एक दो सम्मान और मिल चुके हैं, यानी कि चर्चा सिर्फ मुझ पर और मेरे ही साहित्य पर ना होती रहे, उससे बचने की कोशिश। यह भी उनके स्वभाव का हिस्सा था। ना छपवाना या छपवाने को लेके अत्यधिक उदासीनता रहना, यह तो था ही, और यह भी था कि वे अपनी चर्चाओं से भी अपने को बचाते थे।
जब कभी कविता, जब उन्हें कहना हो, क्योंकि आंखों से देख पाना नहीं हो पाता था, तो जब कभी अपनी ही कविता को पढ़ना हो तो कहते थे, अमरेंद्र सॉरी मेरी वो कविता पढ़कर सुना दो। मतलब अपनी ही कविता सुनना है तो भी उनको एक ऐसा होता था कि उससे बहुत असहजता रहती थी, अपना ही किसी के द्वारा पढ़कर सुनूं मैं। तो इस तरीके का एक कवि स्वभाव जो उनमें था वो बहुत दुर्लभ और विरला कवि स्वभाव, मैं यही कहूँगा। और लगातार उनका साथ जो है एक, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि एक आश्वस्ति की तरह रहा जब तक मैं दिल्ली में था। एक बार की बात है कि मैंने ऑटो लिया और ये बिना इस बात को जाने कि मेरे जेब में कितने पैसे हैं, और मैं चितरंजन पार्क जहाँ कुंवर जी रहते थे वहाँ के लिए मैं चला और पहुँच गया। अब जब पर्स निकाला तो फिर उसमें पैसे कम थे, तो मैं गया और पहुँचते ही मैंने कहा कि मैं पर्स भूल आया हूँ। एक बहाना बनाया ये कहने के बजाय कि मेरे पास पैसे कम पड़ गए, कि तो फिर ऑटो वालों को देना है। खैर वो समझ गए उन्होंने, और उन्होंने दिया पैसा और मैंने दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि जब भी कभी ऐसी दिक्कत हो और कहीं भी हो तो यहाँ चले आया करो, और बिना किसी बात की चिंता किए हुए। तो इस तरीके का उनका स्वभाव था। एक नया व्यक्ति जो एकदम नई पीढ़ी के, जिसको कि बहुत आता जाता ना रहा हो उस तरीके से, जिसको कि, और जिसके सामने कुंवर जी जैसा साहित्यकार हो तो वो उसको इतना स्नेह देते थे। तो ये उनके स्वभाव की एक विशेषता थी जो हम जैसों को बहुत कुछ सीखने के लिए भी प्रेरित करती है, और हम लोगों का बहुत सहारा बनी जिन बातों के लिए। अक्सर बात होती थी जब कभी अवध और लखनऊ को लेकर के, तो वे लखनऊ के याद करते थे अपने समय को, कि लखनऊ तब कैसे था और धीरे धीरे लखनऊ आज किस दशा को पहुंच गया है। तब का समय जब लखनऊ विश्वविद्यालय में एक से एक विद्वान होते थे, तब का समय जब लखनऊ में कॉफ़ी हाउस का एक साहित्यिक, सांगीतिक और सांस्कृतिक एक वातावरण था। तब का लखनऊ जब श्रम और साहित्यिक श्रम की एक ऐसी स्थिति थी कि जिससे बहुत समृद्धि आ रही थी साहित्य के पूरे हलके में। उदाहरण के लिए जैसे मद्दाह थे, तो वो किस तरीके से एक एक शब्द को इकट्ठा करते थे, अपने जेब में एक पेंसिल रखते थे, और जहाँ कहीं शब्द मिलता था लाके तो हिंदी उर्दू हिंदी शब्दकोश का जो मद्दाह का है। तो इस तरीके से श्रम की बात मैं जो कर रहा हूँ कि लोग कितना डूब कर काम करते थे। वही लखनऊ धीरे धीरे एक अप संस्कृति की तरफ चला गया, और जहाँ कुंवर जी कभी थे, और कुंवर जी ही क्या ढेरों साहित्यकार थे, वे धीरे धीरे एक दूसरे रंग में उस जाते हुए लखनऊ को देखकर बहुत दुखी होते थे। तो वह भी एक चर्चा होती थी उर्दू शायरी के, और लखनऊ में बड़ा उर्दू का भी रहा, और उसने किस तरीके से चाहे हिंदी हो या उर्दू हो, ये दोनों मूलतः व्याकरण की दृष्टि से एक ही भाषाएं हैं। और इसको लेकर भी एक प्यारा संस्मरण कुंवर जी ने सुनाया था कि जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, और यहाँ के कई कवि जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी थे, गए थे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में कुंवर जी ने यह बात कही कि हिंदी हो या उर्दू हो, वो लखनऊ के हवाले से कि लखनऊ में तो उर्दू का बड़ा वो रहा, और उर्दू का एक केंद्र ही रहा लखनऊ। लेकिन नहीं, वो उर्दू का केंद्र क्या, उसने हिंदी और उर्दू दोनों जबानों को एक दूसरे के साथ समृद्ध किया। और ये कुंवर जी के साहित्य में भी दिखाई देता है। उर्दू की जो कहान शैली है, जो मुहावरेदानी है, या और चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान में उन्होंने इस बात को कहा कि हिंदी और उर्दू दोनों एक भाषाएं, तो वहाँ उनसे कहा गया नहीं, आप हिंदी में कविताएं करते हैं, क्या आपने उर्दू में भी कविताएं लिखी हैं? तो उन्होंने कहा हाँ लिखी है।
और वहाँ पर उन्होंने अपनी गज़ल एक सुनाई थी और वो गज़ल जाके अखबार में छपी भी थी। तो उर्दू साहित्य का भी उनका परिचय था, और परिचय ही नहीं था, उसमें उनकी गति भी थी। अक्सर कहते थे कि अभ्यास के लिए या शायरी मेरी डायरी की वस्तु है, और इस तरीके से वो उर्दू में भी अपना अच्छा खासा दखल रखते थे। उर्दू के साहित्यकारों खास करके जैसे अहमद फराज हैं, इनकी चर्चा कभी होती थी और उनके एक शेर को वो अक्सर उद्धृत करते थे बातचीत में कि शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। तो अपने हिस्से, इस मुहावरे का कितना बढ़िया इस्तेमाल किया गया है, इसकी तारीफ वो करते थे। और इसी से जुड़ा हुआ एक संस्मरण और एक बार उन्होंने बताया था कि व्यक्ति को अपने हिस्से का ध्यान रखना चाहिए, उसकी परवाह करनी चाहिए कि उसकी क्या भूमिका है। संस्मरण है कि एक बार लखनऊ में एक कार्यक्रम था आमिर खां साहब का, क्लासिकल जो सिंगर रहे हैं, शास्त्रीय गायक आमिर खां साहब का। उसी समय, उसी दिन थोड़ी दूर पर हबीब पेंटर जो कि कव्वाल थे, उनका भी कार्यक्रम था। तो हबीब पेंटर कव्वाल साहब के कार्यक्रम के लिए भीड़ काफ़ी जा रही थी, और वैसे भी शास्त्रीय संगीत के श्रोता जो कि सुधी श्रोता होते हैं वे कम होते हैं संख्या में। तो सत्यार्थ जी जुड़ने के लिए धन्यवाद। अंजना सवे जी आपको रोचक लग रहा है, आपको धन्यवाद। अमित क्रांतिवीर जी आपका भी धन्यवाद। तो हबीब पेंटर साहब की तरफ भीड़ जा रही थी, और शास्त्रीय संगीत के यूं भी श्रोता कम ही होते हैं, तो उस कार्यक्रम में आमिर खां भी संकोची स्वभाव के थे। तो उन्हें यह संकोच था कि जो आयोजक ने मेरा कार्यक्रम रखा है, अगर उससे उसको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, श्रोता नहीं आएंगे, तो इस बात का लेकर आमिर खां साहब को संकोच था। तो वो गाने से अपने आप को बचा रहे थे या बहुत सहज नहीं हो पा रहे थे अपने उस दिन की प्रस्तुति को लेकर के। तो कुंवर जी ने कहा कि खां साहब, हबीब पेंटर जाने, आप अपने हिस्से का गाइए। तो ये अपने हिस्से की बात का तुक वहाँ से भी जुड़ता है कि शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। तो इस तरह से काफ़ी बातें हैं जो की जा सकती हैं, संस्मरण से जुड़ी हैं, जो ढेरों बातें, थोड़ी बातें अभी आगे बातचीत में भी आती ही रहेंगी, जो कहानियों से जुड़ी होंगी। यथावसर, यथा प्रसंग उनकी चर्चा होती रहेगी। अब ना सीमाएं न दूरियां, इस संग्रह पर जो कि विश्व स्तरीय रचनाओं का अनुवाद का एक प्रयास जो कुंवर जी का विभिन्न समयों में होता रहा, उसका संकलन है, अनुवादों का संकलन है, ना सीमाएं न दूरियां। तो उस संकलन पर काम हो रहा था। उसी दौरान उनके लिखे की जो कई फाइल्स थीं, उनसे गुजरना हो रहा था, उनके कई ड्राफ्ट देखने होते थे। उसी समय उनकी पुरानी फाइल्स में उनकी कहानियों के भी कई ड्राफ्ट मिल जाते थे। वे कहानियाँ जो कुछ जगह छपी होती थीं, और कुछ कहानियाँ या ढेरों कहानियाँ ऐसी हैं जो कुंवर जी ड्राफ्ट में लिख देते थे और वे फाइल में उनके रहती थीं। तो वे कहानियाँ भी मिलती जा रही थी, और ये 15 का समय रहा होगा। तो ये हुआ कि ये कहानियाँ भी ठीक ठाक मात्रा में हैं, और मैं जैसा कि जो लोग काम किए हैं कुंवर जी के साथ जो किताबों पर या बाद के वर्षों में, वे जानते हैं कि कुंवर जी का अभी बहुत कुछ लिखा हुआ ऐसा है जो प्रकाशित नहीं है। तो अपने प्रकाशन को लेकर के जो उनकी एक रहता था कि संकोच रहता था कि ये छपे, उसको छपाने से अपने आप को दूर रखते थे। तो ऐसी ढेरों कहानियाँ निकलने लगीं। तो ये हुआ कि एक कहानियों का भी संग्रह बनना चाहिए, और इसी कोशिश का नतीजा रहा कि बेचैन पत्तों का कोरस
कि उसकी कहानियाँ धीरे 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 इकट्ठा की जाती रहीं। इसमें लगभग 20 कहानियाँ हैं और वे कहानियाँ हैं जो कभी कभी कुछ कहानियाँ हैं जो पत्रिकाओं में छपी हैं, लेकिन कोई भी कहानी कभी किसी संग्रह में नहीं आई थी। तो पहला कहानी का संग्रह आकारों के आसपास जो 1971 में आया था, उसके एक लंबे अंतराल के बाद यूं भी कुंवर जी की कविताओं के संकलन में भी 15-15, 20-20 साल का अंतराल है, लेकिन ये कहानी संकलन में एक खासा अंतराल आ गया है। और वह भी इस प्रयास में कि आना चाहिए और अपनी तरफ से उनका एक संकोच रहता था प्रकाशन को लेकर के, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करते हुए उनकी फाइलों को झाड़ते पोंछते हुए, उनसे निकालते हुए, और उनके कई ड्राफ्ट में से, चूँकि देखने की समस्या थी और सुनने की भी समस्या थी, तो पास बैठकर तेज आवाज़ में उसको पढ़ के सुनाना होता था, उनसे स्पष्ट करना होता था कि कौन सी कहानी रखी जाए। कहानी में कई ड्राफ्ट होते थे। कुंवर जी बहुत ही परफेक्शनिस्ट जो है सोच के थे कि जब तक वो पूरी तरीके से सहमत नहीं हो जाते थे, उसको कई ड्राफ्ट हो जाना उनके लिए सामान्य बात थी। और यहाँ तक कि उन्होंने जो एक बोरहेस का उदाहरण देते थे कि वो कई बार अपने प्रकाशित तक को वापस ले लेते थे। तो इस तरीके से कुंवर जी भी अपनी रचनाओं के में परफेक्शन को बहुत महत्वपूर्ण समझते थे, और जब कोई चीज़ छपाते थे तो बहुत पूरी तरीके से उस पर निश्चित हो जाते थे, तभी वो चीज़ प्रकाशित होती थी। एक एक कहानी पर इसी तरीके से काम किया गया और वो कहानी का संग्रह बेचैन पत्तों का कोरस इस तरीके से सामने आया। और इसको सामने आने में बहुत बड़ी भूमिका रही भारती जी की। उन्होंने जिस तरीके से सहयोग किया तो यह संकलन बन पाया और ये आ सका, 20 कहानियों का संकलन। अब हिंदी में जैसा कि रहा है कि विधाओं को लेकर के एक रूढ़ि रही है कि कहानी है तो जो कहानी के परंपरागत तत्व हैं उनके आधार पर कहानी को देखा जाएगा। और या कविता, या सबसे बड़ा इसका प्रमाण यह है कि महाकाव्य, अब हाल फिलहाल तक यह परंपरागत प्रश्न विद्यार्थियों से पूछा जाता रहा कि फला महाकाव्य को या फला रचना को महाकाव्य की शर्तों पे बताइए कि सफल रचना है या विफल रचना है। ये हिंदी का एक विद्यार्थियों को दिया जाने वाला बहुत चुनिंदा सवाल रहा है। तो इस तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ कि विधात्मक रूढ़ि को किस तरीके से सचेत ढंग से उसका ध्यान रखा जाता रहा हिंदी में। तो कहानियाँ भी कुंवर जी ने जो लिखी हैं वे विधात्मक रूढ़ि से संघर्ष करते हुए उन्होंने लिखी हैं, और रूढ़ अर्थों में कहानी विधा को उन्होंने नहीं बरता है। और इसीलिए वो चाहे 1971 का उनका जो आकारों के आसपास संकलन आया है उसकी कहानियों की बात हो, या फिर बेचैन पत्तों का कोरस इसकी कहानियों की बात हो, तो इन कहानियों में उन्होंने दूसरी विधाओं के जो तत्व हैं, चाहे वो निबंध का हो, चाहे संस्मरण का हो, या रेखा चित्र का हो, या फिर यहाँ तक कि कविता का जो उसमें तत्व है, वो अगर आकर और कहानी को अलग ढंग से समृद्ध कर रहा हो तो वो उसको अपनी विधा में लाना चाहते हैं। कोशिश यही होती है कि इस प्रक्रिया में जो बात है वह सामने आए और प्रभावशाली ढंग से आए। लेकिन इस बात को जितनी सहजता से रचनाकार लेता है उतनी ही सहजता से पाठक या आलोचक, खास करके हिंदी में मूल्य निर्धारण का काम बहुत आलोचक लोग करते हैं, तो उस सहजता से नहीं लिए, लेकिन यह लिया जाना चाहिए। हाँ, विदेशी कविताओं का अनुवाद और सिनेमा को लेकर भी कुंवर जी ने ढेरों काम किया, और उसी दरमियान उन्हीं समय में लेखक का सिनेमा किताब भी आई थी जिसे गीत जी ने संपादित किया है। तो मैं वही कह रहा था
कि विधा को लेकर के अन्य विधाओं के तत्व के द्वारा कहानी विधा को समृद्ध करने का जो प्रयास किया और इस तरीके से उन्होंने जो कहानियाँ लिखी वो बड़ी उल्लेखनीय हैं। यहाँ तक कि कविता के तत्व भी कहानियों में उन्होंने इस ढंग से लाया है कि उससे कहानी की संभावनाओं का विस्तार हुआ है। कहानियाँ और भावस्पर्शी हुई हैं, मर्मस्पर्शी हुई हैं। अक्सर वो बातचीत में जैसे गालिब की शायरी को जितना पसंद करते थे उतना ही पसंद वो गालिब के पत्र साहित्य यानी कि गद्य को भी करते थे। और वो कहते थे कि गद्य की शक्ति का एक सुंदर उदाहरण है गालिब के पत्र, और उन पत्रों में कविता की तरह तुकों तक का इस्तेमाल किया गया है और वो ताकतवर गद्य बना है। तो गद्य और पद्य में इतना विभाजन करके कुंवर जी उस तरीके से नहीं चलते हैं और कहानियों का उनका जो कलेवर बनता है वो रूढ़ अर्थों में कहानी विधा को लेकर के नहीं चलता। उनकी जो कई कहानियां हैं, इसमें 20 कहानियां हैं, उनमें अलग अलग मिल जाएगा या असर आपको मिल जाएगा। उसमें कहीं वे एक फैंटेसी कहानी, उसमें फैंटेसी का असर मिल जाएगा। राजधानी में पानी की कमी जैसी कहानी में आपको किस्सा गोई का असर मिल जाएगा। हुएनसांग कूछा में हुएनसांग की कहानी में आपको बोध कथा का भी तत्व मिल जाएगा। और कुएं की चुप्पी एक छोटी सी कहानी है, शायद सबसे छोटी कहानी है शंकरा की, उसमें आपको लोक कथा का तत्व भी मिल जाएगा। और दूसरी कहानियां हैं, भुवन का सोचना है और मोनालिसा की जो डायरी है, इन सब कहानियों में आपको ललित निबंधात्मकता भी मिल जाएगी। तो विभिन्न विधाओं से कहानी को समृद्ध करने का प्रयास आपको कुंवर नारायण की कहानियों में मिलेगा। जो नई कहानी के दौर के कहानीकार रहे, चाहे वो रघुवीर सहाय हों, मुक्तिबोध हों या कुंवर नारायण हों, इन लोगों के लिए एक टर्म ही बना दिया गया, पदबंध बना दिया गया कि कवि कथाकार या कवि कहानीकार। और बाद में उनकी कहानियों को लेकर के वो जो तथाकथित जो एकदम नई कहानीकार ही थे, उनकी तुलना में इन लोगों की कहानियों को कम देखा गया, कम जांचा परखा गया। तो यह एक वही रूढ़ी रही कि विधा को उस तरीके से जो विधा के का जो औजार शुदा बर्ताव है उससे अलग अगर रखा गया है तो उसके साथ आलोचकीय जो विसंगति रही है वो यही रही है कि वो उसके साथ बहुत उत्साह के साथ नहीं जाती। एक बार मैंने कुंवर जी से चर्चा की थी कि जैसा ये पदबंध निर्माण हिंदी में होता है कि जैसे कवि कथाकार, कवि कहानीकार, और फिर इनको देखने का एक अलग नज़रिया बन जाता है, तो क्या या फिर नई कहानी के दौर में एक बड़ा टकराव भी रहा कि कवियों की कहानियों को हम कैसे देखें। इस बात को लेकर तो मैंने पूछा था क्या ऐसा बाहर भी रहा है या फिर ये हिंदी में ही ऐसा रहा है। तो उन्होंने बताया था नहीं, बाहर ऐसा नहीं रहा है, विधाओं को लेकर के बाहर बर्ताव इस तरीके से इतना रूढ़ नहीं रहा उनको देखने का। और जैसे बोरहेस हैं तो वो कविता भी उन्होंने बड़ी अच्छी लिखी है और कहानियाँ भी लिखी हैं। यद्यपि उन्होंने कोई बड़ा उपन्यास नहीं लिखा, लेकिन उनके कथा साहित्य, उनके कहानियों को किसी प्रभाव के कारण कम करके नहीं आंका गया। तो ये एक सीमा रही, एक आलोचकीय विसंगति रही हिंदी की कि जिसका उन्होंने जिक्र किया। अगर अंतर्वस्तु की बात करें उनकी कहानियों में, तो अंतर्वस्तु के स्तर पर उनके यहाँ जिसको नेमी जी कहते हैं कि मनुष्य की, इंसान की हालत को लेकर के एक गहरी बेचैनी है और एक छटपटाहट है उनके यहाँ, कुंवर नारायण के यहाँ। वे आपको लगभग सारी कहानियों में दिखाई पड़ेगी यह बात। और एक कहानी है भुवन का सोचना, उसमें आप देखिए कि उसमें यह है कि एक व्यक्ति है भुवन, वो चीज़ों को लेकर सोचता है और हमारे समाज में सोचने को लेकर के कि क्या रवैया है,
कोई आदमी किसी बात को सोच रहा है तो वो सोचने को रोग की तरह देखने का स्वभाव है। तो भुवन को भी एक बीमार व्यक्ति की तरीके से देखा जाता है और पूरी कहानी का लुत्फ तो जब आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। लेकिन भुवन का सोचना इंसान की हालत को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के एक सोचने वाले व्यक्ति की, एक बेचैन व्यक्ति की स्थिति को आपके सामने रखता है। और उसमें एक बढ़िया बात कही गई है कि भुवन अगर दूसरे की सहानुभूति की परवाह करता है तब उसे दूसरे की समझ की भी परवाह करनी पड़ेगी। और कहानी शायद गालिब के शेर के साथ ख़त्म होती है, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई चारा साज होता कोई गमगुसार होता। तो इस तरीके से उसकी कहानी में रखा गया है कि इंसान की हालत को लेकर के जो बेचैनी है, जो छटपटाहट है, उसको लेकर के जो सोचना है, वो उनकी कहानियों में अक्सर दिखाई देता है और वो फैला हुआ मिलता है। उनकी कहानियों में आपको लगेगा कि कोई एक बात जो कहने का प्रयास किया गया है, जैसे एक मोटे तौर पे कहें कि दो पीढ़ियों के बीच की जो द्वंद्व है, वो द्वंद्व अलग अलग रचनाओं में दिखाई देता है। जैसे कहीं उसका समाहार दिखाई देता है, जैसे आत्मजयी में वो द्वंद्व दिखाई देता है, उसका दो पीढ़ियों के बीच का समाहार आपको दिखाई देता है वाजसरवा के बहाने में। यानी कि दो पीढ़ियों को लेकर के जो बात कही जा रही है वो आत्मजयी में है, वाजसरवा के बहाने में है। लेकिन आप एक संधि नाम की कहानी है इसमें, उसमें भी आपको देखेंगे कि बाबा के साथ एक जो व्यक्ति है नई पीढ़ी का, उसका क्या जो है संवाद होता है, वो दो समझ का संवाद है। आलू और दम आलू को लेकर के जो बातचीत होती है, और कहानी जब आखिरी में जाती है तो उसमें समाहार होता है। तो दो पीढ़ियों में द्वंद्व भी है और समाहार भी है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एक बात है जो आपको आत्मजयी में, पीढ़ियों को लेकर के एक बात है जो आत्मजयी में दिखाई देती है, पीढ़ियों को लेकर एक बात है जो वाजसरवा के बहाने में दिखाई देती है, पीढ़ियों को लेकर के एक बात है जो संधि कहानी में दिखाई देती है, और तीनों की विधाएं अलग अलग हैं। तो जैसा कि मुक्तिबोध कहते थे कि वस्तु तत्व अपने अनुकूल ही रूप तत्व लेकर आता है। बात है तो बात अपने ढंग से रचनाएं चुन रही है, सारी बात आत्मजयी में नहीं आ सकती। तो वाजसरवा के एक बहाने का औचित्य बनता है, और वहां भी नहीं आ पाती तो संधि कहानी का औचित्य बनता है। तो हर रचना का एक औचित्य है कुंवर नारायण के यहाँ, वो चाहे कहानी हो, चाहे छोटी कहानी हो, चाहे बड़ा प्रबंध काव्य हो। इसलिए वह न्यायोचित है रचना अपने आप में। विधागत बहसें, विधागत विभाजन, विधागत रूढ़ियाँ वो अलग मसला है, लेकिन वो बात कितनी बन रही है ये देखा जाना चाहिए, और ये कुंवर नारायण की कहानियों में दिखाई देता है। उनके यहाँ देश काल का परिदृश्य जो है वो बहुत सीमित नहीं है। अक्सर अगर हम प्रॉपर नाउन से ही चलें, जैसे कि बख्तियार है, जैसे कि और आपको वाल्मीकि संदर्भ मिल जाएगा या हुएनसांग संदर्भ मिल जाएगा, इस तरीके के संदर्भ हैं। ये खास जगह से आपको जोड़ते हैं, खास समय से जोड़ते हैं, लेकिन यह व्यक्तियों से ज़्यादा उस प्रवृत्ति की बात करते हैं जो आपको वैश्विक बना देता है। तो ये वैश्विकता, स्थानीयता, तात्कालिकता, एक खास समय को लेने के बाद समय का भी अतिक्रमण कर देना, खास व्यक्ति को लेने के बाद कुछ वजहों से हमें लगता है, तकनीकी दिक्कतों से थोड़ी देर के लिए व्यवधान हो गया था। मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता कि कहाँ पे जाके रुका था,
रिकनेक्टिंग लिख के आया था, तो मुझे लगता है कि फिर से कनेक्ट हो गया है। वही मैं कह रहा था कि देश काल को इस ढंग से जोड़ते हैं कि वो वैश्विक रूप प्राप्त कर लेता है, और विश्वबोध है, इसलिए यह चीज़ और कारगर ढंग से रचना के साथ पेश होती है। जी अब ठीक है, धन्यवाद विनीता जी, धन्यवाद आपका। शिखर जी आपका भी धन्यवाद। जैसे कुंवर जी ने विश्व स्तरीय कविताएं लिखी हैं, वैसे ही उन्होंने विश्व स्तरीय कहानी भी लिखी है। ये बात कहते हुए मुझे जो कहानी तुरंत या सबसे पहले याद आती है वह सीमा रेखाएं। सीमा रेखाएं एक ऐसी कहानी है जिसमें जो आज का वैश्विक संकट है और जो पूरा राष्ट्रवाद का संकट है, देश बनाना, देश की सीमाएं बताना, वह और उसमें सरकार की भूमिका, जनता की इस हालत में उसमें रहती है, मीडिया तक की भूमिका, और किसी पर बहुत लाउड होकर बोलने का प्रयास नहीं है, लेकिन लाउड होकर बोलने के बाद जरूरी नहीं कि संवेदनशीलता भी आ जाए, लेकिन उसको विचारशील ढंग से रखते हुए मर्मस्पर्शी बनाना और संवेदनशील बनाना, यह काम कुंवर जी ने किया है और सीमा रेखाएं में देखा जा सकता है। और इसीलिए संभव है कोई दूसरा ये कहानी लिखे तो दो देशों का नाम ले ले, लेकिन नहीं, और पूरी कहानी इस तरीके से वैश्विक कहानी बन जाती है। अगर इन कहानियों का अनुवाद कर दिया जाए तो ये वैश्विक साहित्य की उपलब्धि के तौर पर देखी जाए। इस तरह की ये कहानी है सीमा रेखाएं। और आखिरी में दिखाया गया है कि बच्चे कहीं ज़्यादा कारगर तरीके से, कहीं ज़्यादा नैसर्गिक तरीके से इस जीवन को जीते हैं। वो पूरी कहानी बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है। कुंवर जी के यहाँ अक्सर ये कुंवर जी की पूरी छवि को हिंदी साहित्य में कभी मिथकों का कवि या कभी आध्यात्मिक चेतना या इस तरीके से एक भाव बनाया गया, लेकिन जो मेरी अपनी थोड़ी बहुत पढ़ने की समझ रही है, उसके आधार पर मुझे लगा है कि कुंवर जी एक गहरे अर्थों में राजनीतिक साहित्यकार हैं, राजनीतिक समझ देने वाले साहित्यकार हैं। अब इस पक्ष को इसलिए नहीं देखा गया कि हिंदी में जो बहुत ही स्थूल यथार्थवाद वाला है, या कह लीजिए कि एक किस्म का लाउड स्पीकरी यथार्थवाद है कि जब तक बहुत तेज तेज न बोला जाए उस चीज़ को जुड़ पाना जैसे संभव नहीं होता। लेकिन राजनीति का जो महीन आशय है, जो हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, और उसकी बहुत सचेत समीक्षा कुंवर नारायण की रचनाओं में है, चाहे वो उनकी कविताएं हैं, चाहे वो उनके प्रबंध काव्य हों या उनकी कहानियां हों। प्रबंध काव्य भी कहानियों को लेकर के बढ़ाए गए, कविता में लिखे गए काव्य हैं। तो अगर हम उनकी चर्चा करें, अब आगे मैं एकाध की चर्चा करूंगा, तो राजनीति है क्या? राजनीति का संबंध सत्ता और शक्ति से है। सत्ता और शक्ति के बिना राजनीति कुछ भी नहीं कर सकती है, और सत्ता और शक्ति के लिए राजनीति कुछ भी कर सकती है। तो सत्ता और शक्ति का संबंध एक व्यक्ति, एक संस्था, एक समूह, राज्य भी क्या है, एक संस्था ही तो है, और धर्म भी क्या है, एक संस्था ही तो है, और एक व्यक्ति, इनके सबके साथ क्या रूप उसका बनता है, उसकी समीक्षा के लिए कुंवर नारायण का साहित्य आपके लिए एक अद्वितीय स्थल है जहाँ पे आप इन बातों को देख सकते हैं। उनके अगर प्रबंध काव्य कुमारजीव की बात करें, मैं उसे त्रिकोणात्मक ढंग से देखने की कोशिश मैंने की, और वो तीन त्रिकोण बनता है। एक कोण पर उसके है राज्य, एक कोण पर उसके धर्म है,
और त्रिकोण का जो तीसरा कोण है उस पर व्यक्ति है। व्यक्ति के साथ किस तरीके से राज्य का बर्ताव है, किस तरीके से धर्म का बर्ताव है, और वो आरंभ से लेकर के कैसी कैसी सत्ताएं उस पर धीरे धीरे अपना प्रभाव बनाती हैं, और व्यक्ति का चिंतन वैसा उन्मुक्त चिंतन नहीं बन पाता। यह बहुत गहरे स्तर पे राजनीतिक यानी कि सत्ता और शक्ति की पूरी संरचना को देखने के लिए बहुत जरूरी सूत्र है जो कुंवर नारायण के साहित्य में मिलता है। और मतलब परिवार में बच्चे का जन्म होता है, तभी से धर्म संस्था किस तरीके से उसकी चेतना पर अपना प्रभाव डालती है, इसे देखना हो तो आप जो संवाद होता है जीवा और कुमारायण का, नवजात कुमार जीव को लेकर के, कि इसकी समझ कैसी हो, वह बहुत महत्वपूर्ण और आज के समय में बहुत आधुनिक प्रश्न है। जब ये धर्म हर आदमी को एक खास तरीके से सोच का पैटर्न देते जा रहे हैं, या एक खास आस्था तंत्र डॉगमा रखते जा रहे हैं उसके सामने, और वे उसी ढंग से सोचते जा रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और गहरे स्तर पे राजनीतिक समझ देने वाला सूत्र है कुंवर नारायण की ये कविताएं। और ये जो कुमार जीव है या कुंवर नारायण का जो संपूर्ण साहित्य है, इस ढंग से देखा जाना चाहिए। और यही सत्ता और शक्ति की तजवीज करते हुए कुंवर नारायण की अगर दो कहानियां देखें, पहली हम अगर कूछा में हुएनसांग की बात करें तो धर्म का जो दर्शन पक्ष है वह एक मानवीय पक्ष है, वह संवादी पक्ष है। लेकिन धर्म का जो प्रदर्शन का पक्ष है, जो आस्था मूलक पक्ष है, वह राजनीतिक पक्ष है। वह अपने वर्चस्व को बनाने का प्रयास करता है, वो संवाद को नहीं करता, वो पाढ़ेबंदी करता है, घेटो बनाता है एक तरीके का। कूछा में हुएनसांग जो मोक्षगुप्त, मुझे अगर सही नाम याद आ रहा है जो हैं, उनको धर्म के वे वचन नहीं याद हैं, शिलाओं को याद हैं, ताम्रपत्रों को याद हैं, भित्तिचित्रों को याद हैं और सबको याद हैं, लेकिन वो भूले बैठे हैं, वे संवाद कर पाने की स्थिति में नहीं है। तो धर्म के ऐसे वचन जो जीवन दर्शन का हिस्सा न बन सकें और वे एक वर्चस्व प्रदर्शन का हिस्सा बन के रह जाएं, उससे लगातार कुंवर नारायण का एक मतभेद रहा है और इस पर वो धर्म सत्ता की सीमाओं को रखते हैं। इसी तरीके से अगर आप इतिहास में भी अगर आप देखें तो राजनीति क्या हुई है, यह भी कुंवर नारायण की कविताओं में भी और कहानियों में भी इसको रखा गया है। और इसको रखते हुए कुंवर नारायण एक मामूली व्यक्ति का यथार्थ क्या हो सकता है उसे रखने की कोशिश करते हैं। जैसे आप अगर देखें तो पहले का समय तो राजसत्ता का समय रहा है, तो उसका कुछ भी लेखन हो, चाहे वो तब के महाकाव्य हो, इतिहास लेखन हो, तो वो राजा केंद्रित हो, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। रूपा सिंह जी जुड़ने के लिए धन्यवाद। धर्म संस्था ही तो है राज्य धर्म व्यक्ति जी, धन्यवाद आपका। लेकिन आज तो प्रजातंत्र या लोकतंत्र की बात है, तो लोग या व्यक्ति की तरफ से या मामूली व्यक्ति की तरफ से निहायत एक इंसान की तरह से जाके इतिहास को देखा जाए और उससे उन सब चीजों की विवेचना की जाए। यह प्रयास कुंवर नारायण के यहाँ दिखाई देता है। और इसे देखने के लिए जिस कहानी को आप देख सकते हैं या जिस कहानी को देखकर आप कुंवर नारायण के इतिहास बोध को समझ सकते हैं, जो कि कविताओं को देखने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है, वो है वृंदा कहानी।
वृंदा कहानी में एक मानवीय सवाल उठाया गया है कि एक जो निर्माण करने वाले लोग रहे हैं, ये कैसे हाशिए पे चले गए। असली कला तो इन्हीं की है। राजा लोग तो बस सत्ता और शक्ति की वजह से जाहिर रहे, लेकिन जो नहीं जाहिर रहे वो वे कलाकार रहे जिन्होंने सब कुछ रचा है, बनाया है। तो इस कहानी का एक हिस्सा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, जिसके साथ कहानी खत्म होती है। ये वृंदा कहानी। आखिरी में है कि वृंदा, इसका जो पात्र है, इसमें संवाद होता है वृंदा से उसका, और वो जब जवाब देता है तो वो लगभग चीखता है। और वो क्या कहता है उसे आप देखिए कि वह लगभग चीख रहा था। क्या चीख रहा था, सुनिए। मैं उन अज्ञात वृंदाओं को किसी न किसी शताब्दी में स्थापित देखना चाहता हूं, जिन्हें कभी एक सुल्तान की गुलामी तो कभी एक राजा की नौकरी ने सदियों से छोटी स्मारिका पट्टियों में कैद कर रखा है। तो ये जुस्तजू है वह नारायण के साहित्य में कि वह एक मामूली की जुस्तजू, दरअसल एक उनकी कविता भी है, मामूली लोगों की शहादत। तो मामूली का जो गैर मामूली योगदान है, वह उसको देखने की हिमायत करते हैं साहित्य में। और इसी क्रम में वे इतिहास में जाके उस सत्ता की पूरी समीक्षा, राजनीति की पूरी समीक्षा हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ब्रेख्त ने कहा था कि हम किस समाज में आए, इसका रोना क्या रोएं, जबकि हमारी चिंता ये होना ही चाहिए, या हमारा ये कंसर्न होना चाहिए कि हम किस समाज से विदा ले रहे हैं, कैसा समाज हमने बनाया है, कैसा परिवेश है जिससे हम विदा ले रहे हैं। तो कुंवर नारायण के यहाँ अपने परिवेश को लेकर के उनकी कहानियों में परिवेशगत चिंताएं बहुत हैं। कहीं कहीं तो वे कहानी कहने के बाद मुखर होकर, ये लगभग निष्कर्ष या कहिए कि कहानी को समझाने की मुद्रा में भी आकर अपने परिवेश की चिंता को आपके सामने रख देते हैं। जैसे एक कहानी है राजधानी में पानी की कमी। वहाँ पर जब कहानी ख़त्म होती है तब वो कहते हैं कि सुना है कि आज दिल्ली में और यमुना के दिन भी, या यमुना नदी में जो पानी की स्थिति है वो कैसी हो गई है, जहर घुल गया है। और ये जहर सिर्फ पानी में ही नहीं घुला है, सिर्फ नदी में ही नहीं घुला है, ये हम सबके जीवन में भी घुल गया है। और यह सुंदर बात कहते हैं कि और किसी को पता भी नहीं कि इस जानलेवा लापरवाही में, यह शब्द है उनका, कि इस जानलेवा लापरवाही में कौन कौन शामिल है। क्या सच में किसी को पता नहीं है, या सभी को पता है कि जानलेवा लापरवाही में कौन कौन शामिल है? तो इस तरीके से आत्म समीक्षा के लिए सजग भी करते हैं वे अपनी कहानियों में बारंबार। एक यात्रा का छोटा सा प्रसंग जो उनकी कहानी है, उसमें होती है कि साइबेरिया में एक बड़ी लंबी जो यात्रा कुंवर जी ने की थी, और उस यात्रा में एक प्रसंग आता है जो जहाँ एक स्त्री है, पुरुष हैं, दोनों झगड़ा करते हैं। और उस झगड़ा को बीच में एक बार ट्रेन आ जाती है तो दोनों हट जाते हैं, ना कि झगड़े के गुस्सा में एक दूसरे को पटरी के सामने झोंक देने के, और फिर हट जाती है, फिर झगड़ा करके निपटा लेते हैं। और लोग तमाशबीन की तरीके से देखते हैं, तालियां भी बजाते हैं। भारतीय बार बार आता है कहानी में कि भारतीय शैली में भड़भड़ा कर तालियां बजी, या इस तरीके से, या नहीं बजी, इस तरीके से करते हुए एक चुटकी भी लेते हैं तमाशबीनी स्वभाव पर। लेकिन जहां कहानी खत्म होती है वो विश्व युद्ध का समय, आप देखिए उसके बाद की यात्रा का ये है कि वो चिंता क्या होती है परिवेश की। क्या अच्छा ना हो
कि इस तरीके से देशों के झगड़े, स्थानों के झगड़े और व्यक्तियों के झगड़े इसी तरीके से स्त्री और पुरुष के झगड़ों की तरीके से ही निपटा दिए जाएं, ना कि उस गुस्से में पूरी ट्रेन को ही डायनामाइट से उड़ा दिया जाए। तो ये है, इस तरीके से हर लगभग कहानी में आपको लगेगा कि उसका हर कहानी का एक संवाद अपने परिवेश से है, अपने समकाल से है, अपने तत्काल से भी है। लेकिन वो कहानी नितांत तत्काल में नहीं फंसती, इसलिए वो कहानी बहुस्तरीय होती है। कुंवर नारायण की कहानियाँ इसीलिए वैश्विक होती हैं और समय, व्यक्ति और स्थान का अतिक्रमण करके एक बृहत्तर देश काल में अपने आप को शामिल करती हैं। तो ये मैंने कुछ बातें जो मुझसे संभव हुई मैंने रखा। लगभग 50 मिनट हो गए हैं बातचीत करते हुए। किसी का कोई सवाल हो तो मैं उसे देख लेता हूँ। भावना सक्सेना जी, बढ़िया विश्लेषण, धन्यवाद आपका। तारा मेहरा जी, धन्यवाद। राय मधु जी, धन्यवाद आपका। मैं एक बार देख लेता हूँ सवाल आपके। रूपा जी, चेतना की गहरी पर्दा, धन्यवाद आपका। गहरी राजनीति विमर्श है जी, बिल्कुल। इसको कुंवर जी की रचनाओं को सिर्फ मिथकीय या उस घटाटोप में जो देखने की आलोचना ने जो विसंगति पैदा की, उसकी एक सीमा है जब भविष्य में जब भी देखा जाएगा। और वो ऐसा नहीं है कि उस पर कोई पर्दा डाल दिया है कुंवर जी ने कि कोई नहीं देख सकता, वह स्पष्ट है। लेकिन वो निगाह होनी चाहिए कि जिससे आप देखें, वो कोशिश होनी चाहिए। कहते हैं नकाब दूर है हर चंद रुए लैला से, मगर कहाँ से लाए कोई दीदाए मजनू। वो दीदाए मजनू, वो देखने की कोशिश हो तो उस साहित्य से वह सब दिख सकता है। और आज के समय में कुंवर जी का साहित्य पढ़ा जाना अत्यंत आवश्यक है। जिस तरीके से मानवीयता पे संकट पैदा हो रहा है, समकाल पे संकट पैदा हो रहा है, और जिस तरीके से घेटो बना बना के चीज़ों को सोचना है, और अफसोस कि साहित्य भी उसी विभाजन, उसी पाढ़ेबंदी में फंसता रहे। तो इन सीमाओं से बचने के लिए और मर्मस्पर्शी ढंग से उस पर विचार करने के लिए बहुत आवश्यक है कि कुंवर नारायण जी के साहित्य को देखा जाए और बारंबार देखा जाए, उसकी बहुस्तरीयता को देखा जाए और बिना किसी आलोचना के भ्रामक जाल में उलझे हुए देखा जाए। ये मेरा अपना मानना है, मेरा आप लोगों से ये कहना भी है। मुझे लगता है कि मेरी बातें लगभग हो गई हैं। अगर कोई बातें कहीं ना हो पाई हों, वैसी हों, तो उसके लिए क्षमा याचना। धन्यवाद आप सभी का, अर्पण जी का, और जितने लोग आप लोग जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।